हमने लास्ट क्लास में करा था ट्रेसपास टू शैटल्स एंड कन्वर्जन, ये दो चीजें करी थी। ट्रेसपास टू शैटल्स और कन्वर्जन ऑलमोस्ट सेम चीज है, जिसके अंदर आप मूवेबल प्रॉपर्टी को हिला रहे हो, किसी और की मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आप अपना हक जमा रहे हो या फिर उसको लेके जा रहे हो विदाउट द परमिशन, ठीक है। पर ट्रेसपास टू शैटल जानबूझ के भी हो सकता है और गलती से भी हो सकता है, एंड उसके अंदर माइनर डैमेजेस होते हैं, ठीक है। आप किसी चीज पे खरोंच मार दो, ठीक है, बिना परमिशन के स्कूटी घुमाने ले जाओ, ठीक है, उसका पेंट वगैरह थोड़ा सा आप चेंज करने की कोशिश कर दो, ठीक है, पेंट द कार, हाँ पेंट कर दो, तो माइनर चेंजेस, माइनर डैमेजेस वो ट्रेसपास टू शैटल्स में आ जाते हैं। कन्वर्जन में आप जबरदस्ती अपना हक जमा लो उस चीज पे, या उस चीज को पूरा का पूरा तोड़ दो, ठीक है, उस चीज को खत्म कर दो, एक्सीडेंट कर दो उसका, पूरी तरह से स्मैश कर दो विदाउट परमिशन, विलफुलनेस के साथ कि मैं तो खराब कर ही रहा हूँ उसको, दैट इज कन्वर्जन। इतना समझ में आया? दोनों का फर्क ये है। कन्वर्जन के अंदर वो चीज आगे यूज करना विलफुली है, विलफुल तो होगा शायद, आई वुड से, क्योंकि ट्रेसपास टू शटल के जो एग्जाम्पल कोट किए गए थे उसके अंदर उन्होंने जो है आपका, एक सेकेंड, ट्रेसपास टू शटल, हमारा आज का टॉपिक है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस क्या होता है? गलती या जानबूझ के? मिस्टेक, गलती से मिस्टेक हो गया, राइट। तो अगर जो है आप स्कूल ट्रिप पे जाते हो, इसके अंदर एग्जाम्पल था शायद से, कि आप स्कूल ट्रिप पे जा रहे हो और आपकी टीचर्स का ध्यान नहीं है और आप सेल्फी के चक्कर में पहाड़ी के कोने में चले गए और गिर गए, टीचर के ऊपर केस बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। टीचर कैसे कितना ही बोल दे कि हमारी जिम्मेदारी थोड़ी ना है, ये वो है, पर नेग्लिजेंस का केस टीचर पे बनेगा, बिकॉज शी हैज अ ड्यूटी टू केयर, ठीक है। वो फ्री का ट्रिप लेने नहीं गई थी, वो केयर करने गई थी कि बच्चे कुछ गड़बड़ ना करे, ठीक है। तो अब हम नेग्लिजेंस पढ़ते हैं, द बेसिक। हाँ जी। वो एक्टस रियोस और ओमनी करके कुछ था, एक मैं बताती हूँ, एक्टस रियोस का क्वेश्चन था वो अलग चीज है। एक्टस रियोस एंड ओमिशन, एक्टस रियोस एंड ओमिशन का क्या था, उसमें उस बंदे की ड्यूटी ऑफ केयर वगैरह का वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर क्या है कि जैसे एक टीचर की बात कर ली जाए, ठीक है, टीचर की ड्यूटी बनती थी उसका जो है उसको सेव करने की, बट टीचर अगर खुद ही उस डाइव करना ना जानती हो, टीचर को खुद ही स्विमिंग नहीं आती होगी, तो टीचर कहाँ से बचाएगी? बट टीचर ने केयर नहीं करी तो उसमें नेग्लिजेंस लगेगा। वहीं पे अगर उस बोट के अंदर एक वो जो होता है ना स्विमिंग, कौन होता है उसे, कोच कहते हैं ना, कोच होता वहां पे, लाइफ गार्ड होता, जिसको स्विमिंग भी आती है, जो लाइफ गार्ड है एक्चुअली में, बोट्स के साथ एक लाइफ गार्ड जाता है, जैसे ऋषिकेश वगैरह भी आप जाओ तो एक लाइफ गार्ड जाता है आपका। तो अगर वो नहीं बचा रहा तो उसके ऊपर एक्टस रोस, उसके ऊपर क्राइम का केस लगेगा, क्योंकि उसकी जो है वो ड्यूटी है, अगर कोई डूब रहा तो उसको बचाने की, उसके लिए उसको स्पेसिफिकली पेमेंट मिलता है। समझ आई? टीचर के ऊपर नेग्लिजेंस का केस बनेगा, बट एक्चुअल ड्यूटी टू सेव वॉज ऑफ द लाइफ सेफ गार्ड, ठीक है। पर अगर किसी थर्ड पर्सन ने आके बचाया और किसी एक को बचा लिया और एक का नहीं बचाया, तो उसकी तो कहीं से भी ड्यूटी नहीं थी, वो तो आउट ऑफ मॉरल ऑब्लिगेशन गया, तो उसके ऊपर ये केस नहीं बनेगा कि एक थर्ड पर्सन फलाना ढिमकाना जो है उसने सेम। अभी सर का फोन नहीं आया, ठीक है, ये क्लियर हुआ? ठीक है कनिका, अब हम पहले पे आते हैं। गाइड के ऊपर एक्टर्स लग जाता, टीचर पे नेग्लिजेंस का केस लगता, ठीक है।
The basic understanding of negligence is that wrongdoer of the defendant has been careless in the way that harms the interest of the victim of the claimant. कि सामने वाले की नजरअंदाजी की वजह से, सामने वाले की केयरलेसनेस की वजह से मुझे नुकसान हो गया. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन द डिफेंडेंट कैरीज आउट एन एक्ट कंस्ट्रक्टिंग समथिंग ऑन हर प्रीमिसेस, ये पेपर में आया हुआ है कि मैं अपने फ्लोर पे कुछ बनवा रही हूँ, तो मेरी ये ड्यूटी बनती है. शी ओज द ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स द क्लेमेंट एंड द स्टैंडर्ड ऑफ ड्यूटी of care depends on whether the claimant was on the site or in the neighborhood as well as whether the claimant was a lawful visitor or a trespasser. कि मैं घर बनवा रही हूँ, ईंट उड़ के नीचे स्कूटर पे जा रहे थे अंकल, उनके सिर पे गिर गई. ठीक है. मेरे पड़ोसी के घर में कचरा गिर रहा है. ठीक है. ये सब चीजों की केयर भी मेरे को करनी पड़ेगी जो घर बनवा रहा है. ठीक है. तो ये आपको पेपर में आ चुका है. तो if I'm making a house, if I'm constructing a house, then it is my duty to take care of the trespassers going there and here and going under my house. और आपका जो है पड़ोसी उनको भी कोई प्रॉब्लम आपकी कंस्ट्रक्शन की वजह से हो रही है तो आपको टेक केयर करके चलना पड़ेगा. Generally, in order to argue successfully that the defendant has been negligent, the victim or the claimant must establish 3 elements. आपको 3 चीजें establish करनी पड़ेंगी सामने वाले को negligent prove करने के लिए. That is, the defendant owes a duty of care to the victim, कि सामने वाले की ड्यूटी बनती थी विक्टिम की तरफ, जैसे टीचर की ड्यूटी बनती है स्टूडेंट्स की तरफ. There has been a breach of duty of care on the part of defendant, कि उन्होंने जो है टीचर ने अपनी ड्यूटी ढंग से नहीं निभाई. The breach of the duty to care resulted in the harm suffered by the claimant. उस टीचर की लापरवाही की वजह से बच्चे का नुकसान हो गया. इतना क्लियर हुआ? क्लियर है? नेक्स्ट हमारा आता है, ये 6 मार्कर का क्वेश्चन है, नेग्लिजेंस. हाँ जी. ठीक है, मुझे बता दो. ऑलराइट. ठीक है. ड्यूटी ऑफ केयर, ये एक 6 मार्कर क्वेश्चन है नेग्लिजेंस का. देर आर वेरी गुड चांसेस आपको ये 6 मार्कर का क्वेश्चन आ जाए नेग्लिजेंस का, जिसके अंदर आपको ड्यूटी ऑफ केयर, ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर एंड हार्म टू द क्लेमेंट, ये सब लिखना पड़ेगा. तो ड्यूटी ऑफ केयर, द ड्यूटी ऑफ केयर प्रिंसिपल हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द वेरी इंपॉर्टेंट केस डोनग्यू वर्सेस स्टीवेंसन. ये आपको जो है पेपर में आ रहा है, इसको रट के जाना, ये जरूर आएगा. In a 1932 English case of Donoghue versus Stevenson, the claimant Donoghue drank a soft drink manufactured by defendant Stevenson. Stevenson company ने एक drink बनाया जो Mr. Donoghue ने पी लिया. The drink had a decomposed snail in the bottle that made the claimant ill. The court held that the manufacturer owned the duty to care to those who are reasonably foreseeable to affect the product. तो केस उसके ऊपर ये बनाया गया कि मिस्टर डोनोग्यू मिस्टर स्टीवेंसन जो है उनको ड्यूटी करनी चाहिए थी. ये उनकी ड्यूटी बनती थी कि वो जो ड्रिंक है उसके अंदर कुछ मिलावट ना हो, वो बिल्कुल सही हो, साफ सुथरी हो, सैनिटाइज्ड हो, उसके अंदर कुछ भी खराब चीज ना हो. बट उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं करी, जिसकी वजह से मिस्टर डोनोग्यू ने वो पिया ड्रिंक, वो बीमार पड़ गए. So the duty of care is owed to those who can reasonably foresee as being potentially harmed. तो ये ड्यूटी बनाने वाले की, ड्रिंक बनाने वाले की बनती है, ड्रिंक मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी बनती है कि उसके अंदर छिपकली ना गिरे, उसके अंदर कीड़े ना गिरे, उसमें कॉकरोच ना गिरे. As another example, a landlord owes a duty of care with reasonable foresight to his tenants and should ensure that no hazardous substance like petrol is stored by him in the basement of the apartment being dwelt by the tenants. अगर आप किराए पे कोई घर चढ़ा रहे हो तो मेक श्योर करो घर के अंदर आपने कुछ खतरनाक चीज नहीं करी हुई. ठीक है. एक बार पढ़ो, कोई डाउट है पूछो. चले जाओ. शुभम, शुभम कह रही हूँ. वंश, चले जाओ. कोई नहीं, मैं कर दूंगी. ऑल क्लियर? ठीक है. ये तुम्हारी आवाज है पीयूष? ये तुम पीयूष हो ना, तुम्हारी आवाज है नहीं? ठीक है. Breach of duty of care. Once the duty of care is proven, the claimant then must be established that the duty of care was broken. ठीक है. सबसे पहले तो आप ये बता दो कि सामने वाले की ड्यूटी आपने इतना प्रूव कर दिया. फिर दूसरी चीज आप करोगे कि उसने जो है देखो अपनी ड्यूटी पूरी नहीं निभाई. The defendant, that is defendant, was unsuccessful in fulfilling the duty of care in accordance with the standard of
रीजनेबलनेस, आपको जो स्टैंडर्ड जो है फॉलो करने चाहिए थे आपने वो फॉलो नहीं करे केयर के। द स्टैंडर्ड इज दैट रीजनेबल कंडक्ट और रीजनेबल फोरसाइट, हाउएवर द एक्ट नीड नॉट बी फ्लॉलेस। कि अगर जो है आप बार बार रोक रहे हो रोक रहे हो रोक रहे हो, टीचर अपनी पूरी ड्यूटी निभा रही है, ठीक है, फिर भी सोते सोते जो है सारे सोए पड़े, रात के 1 बजे बच्चा निकल गया सेल्फी खींचने के लिए और फिर गिर गया, तो फिर टीचर की क्या गलती? टीचर ने अपनी पूरी ड्यूटी निभाई है, कुछ करा, बट फिर भी अगर वो नहीं मान रहा है या कुछ इस तरह से हो जाता है कि टीचर की पूरी ड्यूटी करने के बाद भी उन्होंने पूरा रीजनेबल वे में एक्ट किया, उसके बाद बच्चे जो है वो चाहे वो ड्रग्स ले लिया चाहे कुछ कर लिया, जो टीचर को नॉलेज में ही नहीं है कि ऐसा कुछ हो गया, और उसके बाद हो रहा है, तो टीचर ये कह सकती है कि मैंने रीजनेबली अपने आप को, अपनी सारे स्टैंडर्ड्स को पूरा पूरा फॉलो करा था, फिर ये बच्चों की गलती है। अगर ये टीचर प्रूफ कर दे कि आई फॉलोड ऑल द स्टैंडर्ड रीजनेबल स्टैंडर्ड्स। समझ आया? इन द केस स्टैंडर्ड रीजनेबल, हाँ, स्वेटर से उसको एलर्जी हो जाती है। उसमें ये लाइन लिखी हुई थी कि उस कंपनी ने ये प्रूफ कर दिया कि हमने रीजनेबल स्टैंडर्ड रीजनेबलनेस को फॉलो किया है, हमने उसकी पूरी टेस्टिंग करी है, डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह को भी दिखाया था जैसे पूरा का पूरा, तो वो डर्मी टेस्ट से भी पास है, सबसे पास है, हमने रीजनेबल स्टैंडर्ड सारे चेक करे हैं, उस केस में उनका ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर नहीं हुआ। ठीक है, उसके नीचे एक नोट लिख दिया करो। ठीक है, जैसे भी, हाँ, और भी जैसे ना अभी कल परसों एक क्वेश्चन आया था जो मैंने आपको टेस्ट में दिया था कि अरशद जो है उसने रेंट पे श्यामलाल से जो है एक प्रॉपर्टी ली है, 10,000 रुपए किराया देने की बात हुई थी, तो वो जो अरशद है वो छोटा बच्चा है, वो माइनर है, 16 साल का या कुछ इस तरह से, और उसने जो है रेंट की बात कर ली उससे, अरशद से, श्यामलाल से, अरशद में नाम गलत ले रही, कोई और नाम था बट माइनर था वो, और उसने 10,000 की जगह 4,000 रुपये एडवांस पकड़ा दिया श्यामलाल को। ठीक है, अब श्यामलाल, अब अरशद जो है और पैसे देने से मना कर रहा है, और श्यामलाल कह रहा है कि तू मुझे पैसे दे, और अरशद कह रहा है कि जो मैंने 4,000 दिए तो वो भी वापस कर, जबकि अरशद ने उसका स्पेस यूज करा है। तो बताओ इस केस के अंदर क्या होगा? तो इसके सीबीएसई ने दो आंसर दिए थे। पहला आंसर उन्होंने जो अप्रूव किया था वो ये कहा था कि श्यामलाल ने जो 4,000 रुपये भी लिए वो वापस करने पड़ेंगे उसको, ये आंसर भी सीबीएसई ने कहा कि हम अप्रूव कर रहे हैं। और दूसरा ये आंसर था कि ना तो अरशद और बाकी के 6,000 रुपये वापस करेगा, ना श्यामलाल उसको 4,000 रुपये देगा। अगर आप ये ऑप्शन भी लेते हो तो ये भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सीबीएसई भी खुद कई बार दो आंसर्स को एक्सेप्ट करके बैठी है, आपको फिर वो नोट वगैरह लिख दो छोटा सा एक, या न्यूट्रल करके आंसर दे दो, वो चलेगा। दोनों आंसर करेक्ट है, सीबीएसई की उसमें था आंसर की में दोनों करेक्ट है। तो माइनर कह रहा है मैं आगे के 6,000 नहीं दे रहा, माइनर मना कर रहा है, अब कहाँ से? वो दे ही नहीं रहा, माइनर से कैसे निकलवा लोगे? निकलवा ही नहीं सकते आप, माइनर ने लिया। हाँ वो भी ठीक है, इसमें दोनों चीजें हो जाती हैं, दोनों जो है सीबीएसई, वॉइड ab इनिशियो है, तो इसके अंदर जो उस बच्चे ने फायदा ले लिया, बच्चे को अब आप कुछ नहीं कर सकते लीगली, पीछे से जाके पीटो पाटो वो आपकी मर्जी है, लीगली आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, और बच्चा अगर पीछे पड़ जाए रोने धोने की मेरे पैसे वापस कर, तो हो सकता है उसको वापस भी करने पड़ जाए, तो वो दोनों चीजें हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकना, सिद्धार्थ का मैसेज आया है। चलो अब कंटिन्यू करते हैं। हार्म टू द क्लेमेंट नहीं, पहले हम ब्रीच ऑफ ड्यूटी ऑफ केयर करेंगे। द स्टैंडर्ड इज दैट ऑफ रीजनेबल कंडक्ट और रीजनेबल फोरसाइट, हाउएवर द एक्ट नीड नॉट टू बी फ्लॉलेस, की कुछ गलतियां फिर भी हो सकती हैं। इन द केस ऑफ डोनग्यू वर्सेस स्टीवेंसन, द दैट मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट्स
ओ अ ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर टू द कंज्यूमर। तो यहाँ पे जो थी मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी बनती थी। सिमिलरली द स्टैंडर्ड ऑफ ड्यूटी ऑफ रीजनेबल केयर जो है वो वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, कहाँ पे कितनी केयर करनी है। सिद्धार्थ आ गए हो? सिद्धार्थ पेज 52, हार्म टू द क्लेमेंट। पेज 52, हार्म टू द क्लेमेंट। हार्म टू द क्लेमेंट इन द केस ऑफ डोनग्यू वर्सेस स्टीवेंसन, नेग्लिजेंस के कारण क्या हुआ, जिसने वो सॉफ्ट ड्रिंक पी वो बीमार पड़ गया। और इन द सेकंड एग्जांपल द अपार्टमेंट कैचेस फायर बिकॉज ऑफ पेट्रोल, कि वो जो है मकान मालिक ने अपने घर के बेसमेंट में पेट्रोल रखा हुआ था, उस पेट्रोल में आग लग गई जिसकी वजह से पूरा घर जल गया, और आपके जो वो टेनेंट्स थे उनको भी चोट लगी, वो भी जल गए। ठीक है। तो केयर करना, केयर का फॉलो ना होना और उसकी वजह से हार्म पहुंचना, ये तीन चीजें आपको पूरी की पूरी दिखानी पड़ेंगी, तभी आपका नेग्लिजेंस प्रूव होगा। ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको इस तरह का एग्जाम्पल आ सकता है कि आपने फ्रूटी खरीदी, फ्रूटी के अंदर कुछ निकल गया, तो उसमें बताओ कंपनी पे केस होगा कि नहीं होगा। तो आपको ये तीनों चीजें मेंशन करनी पड़ेगी। 6 मार्कर है ये। अब हमारा आता है नेक्स्ट, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तीनों तीनों तीनों। तो आपको 2-2 मार्क्स का ये ईच कंडीशन है एक तरह से। ठीक है ना? तो अगर आपने 2 कंडीशन लिख दी, थर्ड भूल गए, तो 4 नंबर मिलेंगे। इस हिसाब से चलेगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट्स, अब देखो 3 तरीके के टॉर्ट्स बताए गए। एक इंटेंशनल, जो आप जानबूझ तीनों। तो नेग्लिजेंस, नहीं, तीनों तीनों। वो कंज्यूमर कोर्ट में केस जा सकता है, पर उसको कैसे पता चलेगा? तो उसको स्नेल दिख गया उसके ऊपर, हाँ, तो वो कंज्यूमर कोर्ट में केस जा सकता है। उसके लिए फिर कंज्यूमर ग्रीवांस सेल अलग बनते हैं। अब उसके अंदर वो नेग्लिजेंस में डालता है या किस में डालता है, वो उसको चेक करना पड़ेगा। उसके अंदर उसको क्या प्रूव करवाता है वो। बट हाँ, केस बन सकता है, क्योंकि ऐसे केसेस जाते हैं कंज्यूमर कोर्ट में। अब वो उसको इंटेंशनल में दिखाते हैं, कैसे प्रूव करते हैं, दैट गॉड नोज। जैसे एक बार हमने जैम का बॉटल लिया था, किसान जैम, एंड व्हेन वी ओपनड इट, उसके अंदर कॉकरोचेस निकले थे। उसके अंदर कॉकरोचेस बहुत सारे भरे हुए थे। तो वो केस बना था। अब उसने लॉयर ने किस में दिखाया, आई रियली डोंट नो, क्योंकि बहुत साल पहले की बात है, हम छोटे बच्चे थे तब। तो उस टाइम पे फिर उसका मिला था, आपको रिफंड मिला था। अब उन्होंने किस वे में दिखाया है उसको, क्योंकि उसके एक्ट अलग है। कंज्यूमर कोर्ट के लिए स्पेशल स्टैचूज पास हो रखे हैं, स्पेशल जो है उनके एक्ट बने हुए हैं। अब उसको उन्होंने नेग्लिजेंस में दिखाया है, किस में दिखाया, दैट आई डोंट नो उस टाइम पे। ठीक है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, क्योंकि कई बार आप देखते हैं कि ड्रिंक्स में दिखता ही है, अब उसके अंदर हार्म टू द क्लेमेंट नहीं हुआ है, तो अब उसको नेग्लिजेंस में दिखाएंगे या फिर फॉल्टी प्रैक्टिसेस में दिखाएंगे, क्या करते हैं क्या नहीं। क्योंकि कई बार लोग मैगी की भी टेस्टिंग करवाते हैं, मैगी के अंदर भी वो लेड कंटेंट मिलता है, तो उसके ऊपर भी केसेस बनते हैं। अब लेट्स सी उसको किस में दिखाते हैं, नेग्लिजेंस में नहीं दिखाते होंगे, फिर उसको किसी और चीज में दिखाते होंगे। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टॉर्ट्स डू नॉट केयर अबाउट इंटेंशन। तो 3 तरीके के टॉर्ट्स होते हैं। एक इंटेंशनल, जो आपने जानबूझ के किया। एक आपका अनइंटेंशनल होता है, जो कि आप नेग्लिजेंस में काउंट करते हो। तीसरा, आपकी चीज ही ऐसी है, आपका काम ही ऐसा है, आपकी कुछ एक्टिविटी ऐसी है जो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकती है, जिसके अच्छे चांसेस हैं। अब उसमें जानबूझ के गलती हो गई, जानबूझ के आपने कुछ गड़बड़ कर दिया, गलती से आपसे कुछ हो गया, डजेंट मैटर। अगर सामने वाले का नुकसान हुआ है जिसमें आप इन्वॉल्व हो, आपकी एक्टिविटी ऐसी जो खतरनाक थी वो इन्वॉल्व है, तो आपके ऊपर केस बनेगा ही बनेगा। आपकी फैक्ट्री में पटाखे बन रहे हैं, ठीक है जी, खतरनाक काम है, बहुत सारा जो है फायर क्रैकर का वर्क पड़ा हुआ है, जो कभी भी, मतलब इट्स खतरनाक एक्टिविटी। तो अगर आपकी फैक्ट्री में आग लग जाती है और उसके साथ 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 की 2 फैक्ट्रीज में भी आग लग जाती है, तो भले ही आपका कितना नुकसान हो, आपको साथ वालों को भी पेमेंट करनी पड़ेगी।
दैट इज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी टॉर्ट्स डू नॉट केयर अबाउट इंटेंशन और केयरलेसनेस। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में, फर्क ही नहीं पड़ता आपने जानबूझ के किया या गलती से किया, फर्क ही नहीं पड़ता। आप चाहे कितना ही प्रूफ कर दो कि देखो गलती से हो गया, नहीं। Of the defendant when the defendant caused the injury. The claimant does not have to establish any sort of level of blame attributable to the defendant. Claimant को कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं, इसका काम ही ऐसा था सर जी, पटाखे बनाता था, ठीक है, इसका काम ही ऐसा था, केमिकल्स का काम था इनका, खतरनाक केमिकल्स का, ठीक है, सिर्फ इतना ही बताना काफी है, आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसने जानबूझ के किया या गलती से किया। Strict liability is available in a very limited context. For example, where the defendant animal may cause injury to the claimant or where the defendant is involved in an unusually hazardous activity like blasting dynamite. तो अगर आपके काम ऐसे हैं पटाखे फोड़ने के, माइनिंग करने के, तो वो खतरनाक काम है। आप जानवर ही ऐसा पाल के घूम रहे हो जो दूसरे का नुकसान कर दे। आपका कुत्ता है, चाहे छोटा सा कुत्ता शिट्सू क्यों ना, और वो दूसरे को काट खा गया, ठीक है, उसके मुंह से खून निकाल दिया शिट्सू ने, तो आपके ऊपर ब्लेम आएगा। आपके कुत्ते की ड्यूटी भी आप ही की है, आपके जानवर की किसी भी। Let's elaborate the two example. If the defendant possesses an animal with a known and unusual dangerous tendency, German Shepherd जिससे मुझे डर लगता है, say a dog that bites, the defendant is strictly liable for the harm resulting the dangerous tendency of the dog. ठीक है, आपने कुत्ता ऐसा रखा हुआ है और छोड़ा हुआ है, लीश नहीं बांधी हुई है, वो काट खाया किसी को, तो ये आपकी जिम्मेदारी है, आप पेमेंट करोगे उसको। क्लियर है? ठीक है। But in the case the defendant possessing a bull that harms the claimant is not strictly liable as the act of the bull is considered as not unusual rather than a normal dangerous tendency. अब एक बुल है जो देखते ही मारती है सींग, और आप जाके मजे ले रहे हो, आ बैल मुझे मार, ठीक है। अगर आप ये कर रहे हो कि आप खुद ही जाके मजे ले रहे हो एक डेंजरस एनिमल से जिसकी टेंडेंसी यही है, ठीक है, तो फिर उसमें किसी और की गलती नहीं है, ठीक है। आप बुल को सड़क पे घुमा रहे हो अपना पेट बना के और वो फिर मार रही है किसी को, ये फिर आपकी लाइबिलिटी। पर बुल वैसे ही खड़ी है, ठीक है, आपकी बुल, और आप जा जाके पंगे ले रहे हो, ठीक है, आपने जो है, फिर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसमें ये भी प्रूव करना पड़े, इसमें कहीं ना कहीं ये आ गया कि पंगे किसने ले लिए, एनिमल वाले केस में, ठीक है। तो अगर आपके पास बुल है तो आपकी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं है कि अगर जो है जानवर के पास आप जा रहे हो और उसने आपको मारा, तो उसके अंदर आपको जो है स्टेबल डिफरेंस, आपको डिस्टेंस बना के रखना पड़ेगा। समझ में आया? तो आपको डॉग वाले एग्जाम्पल इनको बस इस तरह से रट लेना, कहीं ना कहीं ये पेपर में आ सकता है कि डॉग वाला एग्जाम्पल स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, अग्रेसिव बुल स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी नहीं है। क्लियर है? रट्टा मार लेना इसके लिए। The general rule with respect to ultra hazardous activity, ultra khatarnak activity, is that when the defendant carries out or keeps an unusually hazardous situation or activity on his or her building, or involves in an activity that offers an inevitable danger of the injury to the claimant or his property, the defendant could be responsible for the damage caused even if the defendant has exercised reasonable care to prevent the harm. अगर आपकी प्रॉपर्टी में कुछ भी ऐसा काम हो रहा है जो बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो किसी दूसरे को भी, आपके अड़ोसी पड़ोसी को भी खतरा पहुंचा सकता है, तो ये आपकी ड्यूटी है, ठीक है, आपकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। चाहे आपने जानबूझ के करा, चाहे केयरलेसनेस से हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो है डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। इतना क्लियर हुआ? इन इंडिया इसी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को एब्सोल्यूट लायबिलिटी कहते हैं। Strict liability in the whole world and in India it is called absolute liability. It was introduced by the Supreme Court in the aftermath of two instances of gas leak from factory injuring many. First case is Bhopal gas leak tragedy 1984. सुना होगा आपने। इसमें एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, भोपाल में जो है एक कंपनी सेटअप करी गई थी, एंड यहाँ पे जो थी इनके पाइपलाइन से एक लीकेज होने लगी गैस की, नाम था मिथाइल आइसोसिनेट, नाम याद रखना, मिथाइल आइसोसाइनेट। उसकी वजह से 2260 लोग मर गए और बहुत सारे अराउंड 6 लाख पीपल इन भोपाल गॉट इंजर्ड, उनकी तबीयतें खराब हो गई। इन द सेकेंड इंसिडेंट 1985 में ही साथ की साथ ही श्री राम फूड फर्टिलाइजर, इनकी इंडस्ट्री से भी ओलियम गैस जो है वो लीक हुई थी, ठीक है।
ये आपको दोनों केसेस नाम याद रखना, कोई भी एक केस नाम के डाल के पूछ लेते हैं। सबसे ज्यादा फेमस है आपका ये एमसी मेहता वर्सेस श्रीराम फूड फर्टिलाइजर, पेपर में हर बार आता है एब्सोल्यूट लायबिलिटी का क्वेश्चन। इट्स अ 3 to 4 मार्क का। ठीक, इनकी भी गैस लीक हुई, ठीक है, और जिसकी वजह से कई लोगों की जान चली गई, काफी लोग हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। तो इस टाइम पे भी चीफ जस्टिस थे पीएन भगवती। पीएन भगवती का हमने पहले नाम कहाँ पे पढ़ा था? पीएन भगवती का इस पूरी बुक में 3 जगह नाम है, 3 चैप्टर्स में। सबसे पहले कहाँ नाम सुना है आपने पीएन भगवती का? पीआईएल, फर्स्ट पीआईएल के जस्टिस जो थे हुसैनारा खातून वाले केस के जस्टिस आपके पीएन भगवती थे। दूसरा पीएन भगवती का केस आया आपका एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट में, क्योंकि ये ऑलरेडी जो है इंडिया का अपना कॉन्सेप्ट नहीं था, हमने दूसरे देशों से कॉपी किया था, एंड दैट टू इन 1984 एंड 85 के इंस्टेंसेस के बाद। ठीक है। थर्ड नाम आपका पीएन भगवती आता है लीगल सर्विसेज चैप्टर में, जहाँ पे फ्री लीगल एड हिंदुस्तान में शुरू करवाने का काम भी जस्टिस पीएन भगवती का था। पूरी बुक में 3 जगह नाम है मिस्टर पीएन भगवती का, याद रखना। इज्जत वाला आदमी है बेचारा, मर गया। मर गया या नहीं पता नहीं, चेक करूंगी। इतना समझ में आया? तो मिस्टर पीएन भगवती ने एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पे शुरू करा, जिसके अंदर फेमस केस जो एमसी मेहता वर्सेस श्रीराम फूड फर्टिलाइजर का था, underline the word. We are of the view that an enterprise which is engaged in hazardous or inherently dangerous industry, ऐसी कोई भी इंडस्ट्री जो खतरनाक कार्य करती है, which poses a potential threat to the health and safety of the person working in the factory and residing in the surrounding area, तो जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनकी जान को भी खतरा है, प्लस उनके अड़ोस पड़ोस में भी काम करने वालों को खतरा है, उनके ऊपर एब्सोल्यूट एंड नॉन डेलीगेबल ड्यूटी टू द कम्युनिटी आती है। अगर आप कोयले का काम कर रहे हो, आप माइनिंग का काम कर रहे हो, तो ये आपकी ड्यूटी है कि आपके वर्कर्स और आपके सराउंडिंग एरिया कम्युनिटी का ध्यान आपको रखना है, एंड टू इंश्योर दैट नो हार्म रिजल्ट टू एनीवन ऑन द अकाउंट ऑफ हजार्डोस, आपके कार्य की वजह से किसी और को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, एंड आपको हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ सेफ्टी मेंटेन करने पड़ेंगे। इफ एनी हार्म इज डन ऑन द अकाउंट ऑफ सच एक्टिविटी, आपके कार्य की वजह से किसी और को कोई नुकसान होता है, द एंटरप्राइज मस्ट एब्सोल्युटली लायबल टू कंपनसेट फॉर सच हार्म, तो कंपनी को पेमेंट करनी पड़ेगी, पेनल्टी पेमेंट देनी पड़ेगी। एंड इट शुड नो आंसर टू द एंटरप्राइज दैट इट हैड टेकन ऑल रीजनेबल केयर, एंड कंपनी ये नहीं बोल सकती कि हमने तो पूरी पूरी अपनी ड्यूटी निभाई थी, नहीं चलेगा। एंड द हार्म अकर्ड विदाउट एनी नेग्लिजेंस ऑन इट्स पार्ट, हमारी गलती तो नहीं है, आप ऐसे नहीं बोल सकते। पढ़ लो। 3 to 4 मार्कर क्वेश्चन है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इन द होल वर्ल्ड, इन इंडिया इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एमसी मेहता वर्सेस श्रीराम फूड फर्टिलाइजर केस। सिद्धार्थ बोर तो नहीं हो रहे? ऐसे ही पूछ लिया। तुम भूल कैसे जाते हो मेरी क्लासेस? चहक और पीयूष ने आज ज्वाइन करा, ये दोनों भी गुड़गांव से हैं। समर फील्ड स्कूल। दूर है पास है तुम्हारे? हाँ। डीएलएफ वाला समर फील्ड है ना तुम्हारा? ठीक है। आ, सिद्धार्थ के स्कूल का नाम बड़ा अच्छा है, कुंस कैप्स कोलन। हाँ, मस्त नाम है, आई लव द नेम। कुंस कैप्स कोलन, नॉलेज स्कूल है ना? दिमाग खराब हो गया मेरे को उसका नाम सीखने में। 2 दिन से मैं और मेरा पति यही करे जा रहे हैं। चलो, अच्छा ये वीडियो में आ गया, सॉरी। समरी ऑफ द काइंड्स ऑफ हार्म, तो हमने जो है काइंड्स ऑफ हार्म पढ़े थे, उसको दोबारा से समरी कर लेते हैं छोटी सी। प्रॉपर्टी इंटरेस्ट इन, हार्डली मैटर आपने कितनी केयर करी है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में आपसे गड़बड़ हो गई, चाहे आपके वर्करों के लिए हुई या आपके पड़ोसियों के लिए हुई, आपको जिम्मेदारी, आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। हार्डली मैटर्स कितनी केयर करी। ठीक है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की खासियत ही यही है, आपकी केयर नेग्लिजेंस कुछ मैटर नहीं करता, ये गड़बड़ हो गई, जिम्मेदारी आपकी। ठीक है, समझ आया कनिका?
ये फीचर याद रखना स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का, हार्डली मैटर्स, योर केयर डजंट मैटर एट ऑल। ठीक है, तू तो मेरी केयर नहीं करता, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। Summary of the kind of harm. Property interest in land. The law of tort protects the claimant interest in her landed property by preventing intentional intrusion or trespass of the property by the defendant or the wrongdoer, कि भाई आपको हक है आपकी प्रॉपर्टी में कोई और ना घुसे। The claimant may also suffer harm by the damage caused due to the carelessness or negligence of the defendant। अगर किसी और की वजह से, उस किसी और के हक की वजह से उसने आपकी प्रॉपर्टी पे हक जमाने की कोशिश करी और उस पूरे चक्कर में आपको कोई हार्म हो गया, तो भी आप जो है केस कर सकते हो। When the defendant interferes with the claimant's right to enjoy his or her land, the defendant commits the tort of nuisance। अगर कोई जबरदस्ती आपकी प्रॉपर्टी में घुस रहा है तो उसे टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस भी बोलेंगे, 1 मार्क में याद रखना। टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस याद रखना है, कोई आपको आपकी प्रॉपर्टी इंजॉय नहीं करने दे रहा है उसे टॉर्ट ऑफ न्यूसेंस भी बोलेंगे। अदर टाइप्स ऑफ इंटेंशनल। Other types of property, tort law prohibits taking away tangible property deliberately which amounts to the tort of conversion, जिसके अंदर आपका शैटल था कि आप किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी से मजे ले रहे हो। द डैमेज टू द प्रॉपर्टी में द केयरलेसनेस और नेग्लिजेंस, तो जानबूझ के भी आप किसी की प्रॉपर्टी का नुकसान, मूवेबल प्रॉपर्टी का नुकसान कर सकते हो और गलती से भी कर सकते हो। बॉडीली इंजरी, टॉर्ट लॉ प्रोटेक्ट्स द क्लेमेंट अगेंस्ट एनी हार्म, तो आप जो टॉर्ट लॉ है वो प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी बचाता है, इमूवेबल मूवेबल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट भी आपको बचाता है, बॉडीली हार्म के अगेंस्ट भी आपको जो है टॉर्ट लॉ बचाता है, जिसके अंदर आपका टॉर्ट ऑफ बैटरी एंड असॉल्ट होता है। ठीक है, ये इंटेंशनल में आते हैं। हार्म में ऑल्सो कॉज बाय नेग्लिजेंस, जिसके अंदर जो है ट्रैफिक लॉज वगैरह को फॉलो ना करते हुए हेल्थ लॉज ये सब भी आते हैं। मेंटल डिस्ट्रेस भी इसका बॉडीली इंजरी का पार्ट होता है कि कोई आपको दिमागी रूप से परेशान कर रहा है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है टॉर्ट लॉ, जिसके अंदर जो है इंजरी कॉज्ड बाय इंटेंशनल एज वेल एज नेग्लिजेंस कैन कॉज इकोनॉमिक हार्म टू द क्लेमेंट। आपकी वजह से किसी और को नुकसान हो गया फाइनेंशियल टर्म्स में, वो भी आपका जो है टॉर्ट का आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। ठीक है, द पर्पस ऑफ टॉर्ट लॉ, द थ्री, ये टॉर्ट लॉ क्यों बनाया गया है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टॉर्ट लॉ, ये भी आपसे पूछ लेंगे। ये अगेन आपका 3 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टॉर्ट लॉ, क्यों बनाया गया है? तो इसके 3 मुख्य कारण हैं जिसके लिए ये टॉर्ट लॉ बनाया गया है। सबसे पहले है डेटरेंस, फेयर एंड जस्ट रिस्पॉन्स, थर्ड है लॉस स्प्रेडिंग। ठीक है, लॉस स्प्रेडिंग आपका इकोनॉमिक में जाता है ज़्यादा, फाइनेंशियल्स के मामले में। सबसे पहले होता है डेटरेंस, रोकना। अगर मैं कानून नहीं बनाऊंगी तो सामने वाला गुनाह करता चला जाएगा, तो सामने वाले को गुनाह करने से रोकने के लिए, डेटरेंस के लिए हम टॉर्ट लॉ बनाते हैं। ठीक है, टॉर्ट लॉ इंश्योर दैट द डिफेंडेंट कंपनसेट द विक्टिम। ठीक है, जिसने गलत करा है वो पूरे पैसे भरे जिसके साथ गलत हुआ है उसको। इससे क्या होगा, हर इंसान एक बनिया है, मैं भी एक बनिया हूँ। ठीक है, हर इंसान जो है पैसे बचाना चाहता है, और जहाँ पैसे बचाने की बात आएगी वहां पे सामने वाला कहेगा नहीं यार मैं इसके साथ गड़बड़ ना करूँ क्योंकि मेरी जेब से बहुत सारा पैसा निकल जाएगा। दिस deters one from injuring others as it encourage defendant to be mindful and careful, कि अगली बार मैंने किसी और के साथ गड़बड़ करी तो मेरी जेब से इतना पैसा निकलेगा, इससे अच्छा मैं गड़बड़ ना ही करूं। डेटरेंस क्लियर है? ठीक है, फेयर एंड जस्ट रिस्पॉन्स, कनिका पूरा तो नहीं माना? कनिका, ओके। फेयर एंड जस्ट रिस्पॉन्स, tort law ensure that the victim is compensated by the defendant to satisfy the demand of justice। तो tort law इसलिए भी बनाया जाता है कि विक्टिम को पूरा कॉम्पनसेशन मिले और डिफेंडेंट ने जो गलत करा उसे अपने गुनाहों की सजा मिले। फेयर एंड जस्ट रिस्पॉन्स, जितनी आपकी गड़बड़ उतना ही आपको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। थर्ड है लॉस स्प्रेडिंग, टॉर्ट लॉ कैन ऑल्सो बी यूज एज अ टूल टू स्प्रेड द लॉस टू अ वाइडर कम्युनिटी। ये मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगी। फॉर एग्जाम्पल, वेयर द मैन्युफैक्चरर ऑफ द प्रोडक्ट हैज टू पे कॉम्पनसेशन, द मैन्युफैक्चरर मे कवर द कॉस्ट बाय ट्रांसफरिंग इट टू द कस्टमर बाय इंक्रीजिंग द प्राइस of the product। In another example of automobile insurance, all drivers are required to pay auto insurance premiums, which are then used by insurance company to compensate the victim। इसमें फ्रूटी का एग्जाम्पल लेते हैं, डोंगियो वर्सेस स्टीवेंसन टाइप, कि फ्रूटी वाले ने ध्यान नहीं रखा और फ्रूटी के अंदर एक छिपकली गिर गई, जिसके चलते फ्रूटी वाले पे केस हुआ, फ्रूटी की कंपनी पे केस हुआ। फ्रूटी की कंपनी ने बहुत अच्छा कॉम्पनसेशन भरा जिसने केस करा था उसको। ठीक है,
अब कंपनी, फ्रूटी वाली कंपनी भी तो अपना पैसा निकालेगी, वो अपनी जेब से सारा थोड़ी ना भरेगी, फ्रूटी को 1 रुपए से महंगा कर देगी। उससे क्या हुआ, जो कम्युनिटी है, जो लोग उस फ्रूटी को खरीदेंगे, चाहे वो 20 रुपए की खरीद रहे थे, अब वो 21 रुपए की खरीदेंगे, और एक एक करके वो अपना पैसा जो है रिकवर कर लेंगे। तो इसको लॉस स्प्रेडिंग कहते हैं, कि टॉट लॉ द्वारा लॉस स्प्रेडिंग भी होता है। दूसरी चीज इसके अंदर इंश्योरेंस का बोला गया है, वेरी गुड। इंश्योरेंस करवाते हो, ठीक है, आपने इंश्योरेंस करवाई, ठीक है, इंश्योरेंस क्या कराई आपने, 20,000 रुपए दिए, जिसके अंदर आपकी जो है 10 लाख की इंश्योरेंस हो गई। कि अगर गाड़ी का, लेट्स सपोज करवाया, गाड़ी के आपने 20,000 रुपए इंश्योरेंस वाले को दिए, और उसने आपको इंश्योरेंस दे दी कि अगर आपकी अश्योरेंस दी बेसिकली, कि कल को आपकी गाड़ी ठुकती है या खराब हो जाती है, पूरी की पूरी खत्म हो जाती है, तो वो 10 लाख रुपए मैं भरूंगा, दैट इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। ऐसे कर करके 20,000 जो है कम से कम 100 लोगों ने दे दिए, 20-20 हजार करके 100 लोगों ने जो है इंश्योरेंस कंपनी को पैसे दिए, तो कंपनी के पास कितने आ गए, 20 लाख रुपए आ गए, ठीक है। पर क्या हर बंदे की गाड़ी पूरी पूरी खत्म हो जाएगी 10-10 लाख की, हर बंदे की गाड़ी खत्म हो जाती है, हर बंदे की गाड़ी जो है वो एक्सीडेंट में आके खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, या नहीं? नहीं। तो वो 100 में से किसी एक की गाड़ी जाएगी, उस गाड़ी के वो जो है कंपनी को पैसे भरने पड़ेंगे, बाकी सारे पैसे उनके अपने प्रॉफिट के हो जाते हैं। फिर वो आगे जो है अगले बार जब जिन जिन कंपनी, जिन जिन लोगों की गाड़ी ठुकी थी या कुछ हुआ था, उनसे प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं और अपना पैसा रिकवर कर लेते हैं। तो इसको भी लॉस स्प्रेडिंग कहते हैं, कि जहां फाइनेंसेस ज्यादा दे रहे हो एज अ पेनल्टी, आप रिकवर कर सकते हो, स्प्रेड कर सकते हो उस लॉस को, ठीक है। इतना समझ में आया, रट्टा मार लेना। वो अब इसके अंदर लॉजिक नहीं है कि टॉट लॉ का कैसे पार्ट बना, पर इसको लॉस स्प्रेडिंग इसके अंदर ही दिया हुआ है। और ठीक है। अब इसका टेस्ट, ठीक है, चाहक और पीयूष तुम थोड़े से इम्यून्ड हो इस टेस्ट से, बाकी सबको टेस्ट देना पड़ेगा, सिद्धार्थ इंक्लूडिंग यू, ठीक है। फ्राइडे को टेस्ट दोगे, जो मुझे इससे पहले दे सकता है वो पहले दे दे, या किसी को अगर लगता है कि मैं नहीं दे सकता, संडे को दूंगा, तो वो संडे को भी दे सकता है मुझे टेस्ट। फ्राइडे को टेस्ट आपको मैं अलाइन कर रही हूँ, और संडे को, सॉरी, सैटरडे को मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगी, ठीक है।